चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसके पहले जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका करवा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। तो 1 जुलाई से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है। इसका टेस्ट नंबर 16 है। कितना तारीख को एग्जाम टेस्ट हुआ था? 22/7/2024 को टेस्ट हुआ था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 22/7/24 को टेस्ट हुआ था, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। बताइएगा, आंसर बोलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है ना, तो एक का जो असत्य है ना, ये एक का जो सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं है, ये जो है ना उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण में दोनों में स्थित है, याद रखिए। ठीक है, तब सही होगा। पूरी तरह से नहीं है, लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों में स्थित है। ठीक है, इसका सही क्या है? तो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही है। अब विश्व की लगभग जो है 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। अब भारत का प्रदीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल ABC क्या है? बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इसका डी जो है ना सही उत्तर है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये गलत है। ये पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं है, उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों में स्थित है। और इसमें सही क्या था? भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, सही है। और विश्व का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। और भारत का प्रदीपीय भूभाग जो उत्तर में अधिक चौड़ा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अधोलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें कह रहा है कौन जो है ना सही है। इसमें पहाड़ और श्रेणी दिया हुआ है, और इसमें अवस्थित और राज्य दिया हुआ है। इसका जो सही उत्तर है ना ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, बरेल श्रेणी जो है ये नागालैंड में बिल्कुल सही है। बरेल श्रेणी कहाँ है? तो नागालैंड में बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मिकिर पहाड़ी का बात करें, मिकिर पहाड़ी बोलेगा तो कहाँ है? तो मिकिर पहाड़ी जो है ना असम में, कहाँ है? असम में हो जाएगा। ठीक है, और अबोरो पहाड़ी बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा अबोरो पहाड़ी। ठीक है, और धौलाधर श्रेणी बोलेगा तो उत्तराखंड में नहीं है। धौलाधर श्रेणी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी है। देखिए फिर से देखिए, बरेल श्रेणी बोलेगा तो नागालैंड में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बरेल श्रेणी नागालैंड में सही है। और मिकिर पहाड़ी बोलेगा तो असम हो जाएगा, सही है। आबोर पहाड़ी बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। और धौलाधर श्रेणी जो है ना हिमाचल प्रदेश होगा, ना कि उत्तराखंड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपवाद तंत्र में शामिल नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अपवाद तंत्र में शामिल नहीं है? तो इसका 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। झेलम जो है नहीं है, लेकिन सिंधु अपवाद तंत्र में शामिल है, और गंगा शामिल है, ब्रह्मपुत्रा शामिल है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा तीनों क्या है? तो शामिल है अपवाद तंत्र में, लेकिन झेलम जो है शामिल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जैविक खाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका देखिए कह रहा है जैविक खाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि यह मिट्टी की जल की क्षमता को बढ़ाता है। जैविक खाद बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें सभी पोषक तत्वों का संतुलन है, ये बिल्कुल क्या है? तो ये भी सही है। और जैविक खाद के बारे में बोला यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, ये भी कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें डी जो है ना ये गलत है। इसमें मिट्टी की बनावट में सुधार होता है, लेकिन जो है ना लंबे समय के बाद सुधार होता है, मतलब जल्दी नहीं होता है। इसलिए इसका सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन इसका जो क्वेश्चन में जो PDF में आंसर जो है ना इसका बी है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है PDF में वो गलत है। इसका बी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर डी होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बता रहे हैं ना वो आंसर वही बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है सूची 1 सूची 2 को क्या कर रहा है? मिलाना कर रहा है। ठीक है, इसमें आर्द्रभूमि दिया हुआ है और दूसरा में क्या है? राज्य दिया हुआ है। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी होगा। देखिए मिलाते हैं। सस्थम कोट्टम जो है ना ये आर्द्रभूमि कहाँ है? ये केरल में, बिल्कुल सही है, केरल में। कोलेरू झील बोलेगा तो कहाँ है? ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और सांख नगर बोलेगा तो कहाँ है? तो सांख नगर जो है ना ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कांजीकुलम पश्चिम बहरान बोलेगा तो कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, सस्थकोट्टम बोलेगा तो केरल हो जाएगा, कोलेरू झील बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और सांख नगर बोलेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और कांजीकुलम पश्चिम बहरान बोलेगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जवाहर सागर, कह रहा है ना कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, जवाहर सागर जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? चंबल नदी पे स्थित है। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है ये चंबल नदी पे स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? कौन सा होगा? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बद्रयान है। क्या है? बद्रयान।
तो कह रहा है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो बद्रयान था। क्या था? बद्रयान। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि घंटी, कह रहा है घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है किसके लिए? घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है किसके लिए? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेत की सिंचाई के लिए जो है ना घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है। तो घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता है किसके लिए? खेत की सिंचाई के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्ष 1774 में मिरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिलों को किसने हराया था? कह रहा है कि वर्ष 1774 में मिरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिलों को किसने हराया था? तो इधर आइए, तो किसने हराया था? 9 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुजाउद्दौला हराया था। कौन हराया था? सुजाउद्दौला हराया था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? किसने कहकर पुकारा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? लॉर्ड डफरिन। क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी? बताइए। कह रहा है निम्न में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर गुरुदास दास बनर्जी। क्या है? सर गुरुदास बनर्जी होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सन 1844 से 44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? बताइए क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन योजना होगा। क्या होगा? थॉमसन योजना। तो कह रहा है कि सन 1844 से 44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? थॉमसन योजना। क्या होगा? थॉमसन योजना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ना कि कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें चेक करते हैं। ये कह रहा है पहला क्या कह रहा है? कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य वायसराय मनोनीत कर सकता था भारत परिषद अधिनियम 1861 में। तो बिल्कुल क्या है? सही है। एक बिल्कुल क्या है? सही है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नर जनरल संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी। बिल्कुल मिली थी। ये भी बिल्कुल कथन सही है। और तीसरा कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विविधता होता था। बिल्कुल ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। और डी में बोल रहा है कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। बिल्कुल गलत है। क्या है? ये 5 वर्ष का नहीं, यहाँ पे 2 वर्ष होगा। क्या होगा? यहाँ पे 2 वर्ष का होता था। ठीक है, तब सही होगा। और इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होते तब क्या होगा? सही होगा। तो इसमें 5 वर्ष का क्या होगा? 2 वर्ष होगा। ठीक है, तब सही होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो 14 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें सभी कथन क्या है? तो सही है। तो नीति निर्देशक के बारे में बोल रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। और दूसरा बोल रहा है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन क्या है? 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन 15 पे, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि किसको, मतलब डैश के बारे में बोल रहा है कि उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। किसमें नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो 15 का जो सही उत्तर होगा ना इसमें इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ई होगा। इसमें इसका जो पीडीएफ में आंसर है ना, इसमें पीडीएफ में आंसर दिया है 15 का बी दिया है, लेकिन बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति का जो हटाने का जो वर्णन है ना, ये किस में है? तो 61 में है। पता है ना, 61 अनुच्छेद में है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का बोलेगा कितना है? 67 में है। ठीक है, 67 में है। और प्रधानमंत्री का पद का बोलेगा तो पद की अवधि बोलेगा तो ये 75 में। कितना? अनुच्छेद 75 में है, याद रखिएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष का बोलेगा तो कितना में है? तो अनुच्छेद 94 में। कितना? अनुच्छेद 94 में। इसका मैं बोल रहा है ना, उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। तो इसमें सारे में उल्लेखित है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो ई ऑप्शन होगा। इसका सही उत्तर जो है ना ई होगा। ठीक है, जो आंसर बोल रहे हैं वही बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी अनुच्छेद में जो है ना इसमें हटाने की प्रक्रिया वर्णन है। राष्ट्रपति का बोलेगा अनुच्छेद 61 में, उपराष्ट्रपति का बोलेगा तो 67 में, प्रधानमंत्री का बोलेगा तो 75 में, और लोकसभा अध्यक्ष का बोलेगा तो 94 में वर्णन किया गया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची को अधीन नहीं आता है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी। नागालैंड नहीं आता, लेकिन असम, मेघालय और त्रिपुरा आता है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो नागालैंड नहीं आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब क्या है? आता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 17 कह रहा है कि अधोलिखित में से आज़ादी से पूर्व गठित विधि आयोग के वर्ष व सुमेलित नहीं है।
कह रहा है कि अधोलिखित में से आजादी से पूर्व गठित विधि आयोग व वर्ष सम्मिलित नहीं है। इसका जो सही 17 का जो सही उत्तर होगा, 17 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चौथा जो विधि आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1881 नहीं हुआ, कब हुआ था इसका गठन, 1879 में हुआ था, ये तब सही होगा। ठीक है, इसका गठन 1879 में तो बिल्कुल सही है। और प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ था ये 1834 में, इसमें जो है ना इसका अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो प्रथम विधि आयोग बोलेगा 1834 में, और दूसरा विधि आयोग बोलेगा था 1853 सही है, और तीसरा विधि आयोग बोलेगा तो 1861 बिल्कुल सही है। तो चौथा विधि आयोग जो था ना 1881 नहीं हुआ, 1879 होगा, तब क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन जो है सुशासन की विशेषता नहीं है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल फीताशाही जो है ये नहीं है, लेकिन पारदर्शिता है, जवाबदेही है और कानून का नियम, ये सभी तीनों क्या है, तो सुशासन की विशेषता है, लेकिन लाल फीताशाही जो है ना नहीं है। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, किसका कथन है। कह रहा है कि या तो स्वतंत्रता दो या तो मुझे मृत्यु दो, किसका कथन है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक हेनरी का है। किसका है, पैट्रिक हेनरी का है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किए आक्रमण को क्या नाम दिया था। कह रहा है कि जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किए आक्रमण को क्या नाम दिया था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन बारबोसा दिया था। कौन दिया था, ऑपरेशन बारबोसा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा। कह रहा है कि वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चीन का। किसका होगा, चीन का पड़ा था। ठीक है, तो कह रहा है कि वियतनाम की संस्कृति पे किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा था, तो चीन का पड़ा था। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा, 22 से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए, केवल एक क्या है, सही है। तो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रत्येक एमएलए का जो वोट होता है ना अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सही है। और लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, अधिक नहीं होता है, यहाँ पे ना बराबर होता है, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए बी क्या था, गलत था, इसलिए ना आंसर एक केवल एक सही है। यहाँ पे अधिक नहीं हो, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। कह रहा है अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ना, 23 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा, 1 वर्ष। क्या होगा, 1 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे ये कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि क्या। कह रहा है यदि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि क्या होगा। तो 24 का जो सही उत्तर क्या होगा, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, वह लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो, तब जो है ना मतलब क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो कह रहा है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन 25 पे कह रहा है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी। कह रहा है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी। तो 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु है। क्या है, नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का बिंदु है। आइए क्वेश्चन 26 पे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा, 26 तक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 21 के तहत क्या होगा, अनुच्छेद 21 के तहत जो है ना किया गया, यहाँ पे किया गया है, तो निजता का अधिकार का संरक्षित किया गया है। आइए क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह संतुष्टि देना कि क्या राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। तो कह रहा है कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था। तो यह संतुष्टि देना है कि राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बागोर। क्या होगा, बागोर। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो बागोर से मिले हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे ये कह रहा है ह्वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन था? कह रहा है ह्वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा था। क्या था? मथुरा था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कह रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? टोट वरीयम। क्या आएगा? टोट वरीयम। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस का जो सेट पढ़ रहे थे, कोई सेट में 9 या 10 सेट में एक क्वेश्चन था, ज्ञानबिंदु सेट में ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्वेश्चन 31 कह रहा है, देखिए इसमें मिलान करना बोल रहा है, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। देखिए इसको मिलाते हैं। 31 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 4 2 1 होगा। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए जियाउद्दीन बर्नी का बोलेगा तो जियाउद्दीन बर्नी का जो है ना कौन सा रचना था? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा तारीख है फिरोज शाही। क्या हुआ? तारीख है फिरोज शाही किसका था? जियाउद्दीन बर्नी का था। ठीक है। हसन निजामी बोलेगा तो किसका था? हसन निजामी बोलेगा तो अब कहा थे यहाँ पे हो जाएगा ताजुल मासिर। ताजुल मासिर किसका था? तो हजम हसन निजामी का था। अब मिन्हास सिराज का पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका था ना तबकात नासरी बोलेगा तो मिन्हास सिराज का था। और यहिया बिन अहमद बोलेगा तो किसका है? तो तबकात तारीख मुबारक शाही। क्या है? तारीख मुबारक शाही। तो याद रखिएगा कि तारीख मुबारक शाही बोलेगा तो क्या होगा? यहिया बिन अहमद। ठीक है। और तबकात नासरी बोलेगा तो मिन्हास सिराज। और ताजुल मासरी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हसन निजामी। और तारीख फिरोज शाही बोलेगा जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 3 4 2 1। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? कह रहा है कि निम्न बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो 32 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी का। इसका सवार जो है ना 32 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। उनका सवार पद ये जात से पद से अधिक हो सकता था, ये बिल्कुल क्या है? गलत। इसमें सही क्या है जो है ना, इसमें मनसबदारी व्यवस्था में इसमें 33 वर्ग थे, बिल्कुल सही है। और मनसबदारी में मशरूत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान करके जाते थे, बिल्कुल कथन क्या है? तो ए बी और डी क्या है? सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था, क्या था? कह रहा है आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का जो अकाल था क्या था? तो 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1866-67 में उड़ीसा में अकाल। 1866-67 में क्या? उड़ीसा में अकाल है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित था? बताइए। कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जो जत्था है किससे संबंधित था? 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वासुदेव बलवंत फड़के। क्या होगा? वासुदेव बलवंत फड़के। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य, कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो 35 का जो सही उत्तर होगा ना 35 का क्या होगा? बी होगा, दादा भाई नौरोजी 1904 में किए थे। कब किए थे? दादा भाई नौरोजी 1904 में किए थे। आइए क्वेश्चन 36 पे कह रहा काकोरी केस, कह रहा काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? कह रहा काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? गोविंद वल्लभ पंत। क्या होगा? गोविंद वल्लभ पंत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे करा निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? तो 37 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल जो है ना एक क्या है? तो सही है। केवल एक क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है बोल रहा है? सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था, बिल्कुल सही है। आमरण अनशन किया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कथन कर रहा है कि रौलट एक्ट के विरोध में दौरान गांधी जी ने तटस्थ रहे थे, बिल्कुल गलत है। तटस्थ नहीं रहे थे। यहाँ पे क्या रहे थे ना, गांधी जी सक्रिय रूप से योगदान दिए थे। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? तो गांधी जी जो है रौलट एक्ट में के विरोध में दौरान गांधी जी क्या हुए थे? तो सक्रिय रूप से क्या किए थे? योगदान दिए थे, ना कि तटस्थ रहे थे। इसलिए 2 नंबर क्या है? गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर केवल 1 होगा। आइए क्वेश्चन 38 पे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में। आइए क्वेश्चन 39 पे कह रहा है कि भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? कह रहा है कि भारत में लौटते घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के महिला कामगारों का पलायन, ये बिल्कुल जो है ना कारण नहीं था। इसमें कारण क्या क्या था? तो लिंग भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका का अपेक्षा बिल्कुल कारण था। दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, ये भी कारण था। और लिंग चयन के आधार पर गर्भपात, ये भी कारण था। तो ए, बी और डी कारण था, लेकिन ई, सी जो था ना नहीं, बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्वेश्चन 40 का रहा है
कह रहा है क्वेश्चन 40 की इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है। कह रहा है इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर था। कौन था? मैक्स वेबर। आइए क्वेश्चन 41 पे, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का जो आधिकारिक भाषा है ना वो क्या है, तो 41 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मलयालम होगा। क्या होगा? मलयालम होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन 42 पे, क्वेश्चन 42 कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 14 वाला कठोर तत्व क्या है, तो कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक संयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, बताइए। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। तो कह रहा है परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक संयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, तो उपधातु है। ठीक है, उपधातु है। आइए क्वेश्चन 43 पे, कह रहा है कि एथेनॉल सोडियम से विक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद क्या है, बताइए। कह रहा एथेनॉल जो है ना सोडियम से विक्रिया करता है तो दो उत्पाद बनाता है। दो उत्पाद कौन कौन है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन है। क्या है? सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन है। आइए क्वेश्चन 44 पे, क्वेश्चन 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है तो जो ठंडे तथा गर्म जल से भी क्रिया नहीं करता है, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, Fe। मतलब लोहा जो है ना नहीं करता, लेकिन Na मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करता है। आइए क्वेश्चन 45 पे, कह रहा है कि दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है क्या है, बताइए। कह रहा है कि दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्या है, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारकीय है। क्या है? क्षारकीय है। क्वेश्चन नंबर 46 पे, क्वेश्चन 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसमें कह रहा है ना कि कौन सा जो है ना भौतिक परिवर्तन नहीं, मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है, बताइए क्या है। इसका जो है ना आयरन का धातु पिघलना, क्या है? आयरन का धातु पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। आयरन का जंग लगना जो है ना ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, 46 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अब आयरन छड़ का मोड़ना ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और आयरन धातु के तार खींचना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आयरन पर जंग लगाना क्या है, तो ये है ना ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। आइए क्वेश्चन 47 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ना कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? चना नहीं है। ठीक है, लेकिन चावल है, ज्वार है, बाजरा क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे, कह रहा है कि भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते थे। कह रहा है कि भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते थे, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अश्रव्य ध्वनि। क्या? अश्रव्य ध्वनि, याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 49 कह रहा है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा है किसी पिंड पर किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विस्थापन में करता है, लगाया गया बल पे करता है, और बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पे करता है। तो कह रहा है किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो पिंड का जो आरंभिक वेग होता है ना उस पर नहीं निर्भर करता है, लेकिन विस्थापन पे करता है, लगाया गया बल पे करता है, बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पे करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे, कह रहा है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल होता है, क्या कहलाता है। कह रहा है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है, क्या कहते हैं, तो 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे ये कह रहा है कि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी से एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ क्या है कि रेलगाड़ी की गति क्या होगी। कह रहा है कि कोई यात्री है वो किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, उसके पीछे जो है ना जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, बताइए। तो 51 का जो उत्तर होगा ना 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? रेलगाड़ी की गति क्या है, त्वरित है। क्या है? त्वरित है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी, बताइए क्या होगा। कह रहा है एक पिंड वेग u के ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 52 का, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, u²/2g होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना बीज उत्पन्न करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन बीज उत्पन्न करता है, तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, 53 का जो सही उत्तर होगा ना 53 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे कह रहा है कि डी होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कौन बीज उत्पन्न करता है, तो
तो ये जिम्नोस्पर्म करता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है, तो जिम्नोस्पर्म करता है। कौन करता है, जिम्नोस्पर्म करता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 54 पे, कह रहा है कौन सी, और यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन में याद रखिएगा ना कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, निम्न में से कौन बीज उत्पन्न करता है, तो जिम्नोस्पर्म करता है। और थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा ट्राइडोफाइटा क्या है, क्रिप्टोगैम्स है। क्या है, क्रिप्टोगैम्स है, जो बीज उत्पन्न नहीं करता है, क्रिप्टोगैम्स है, याद रखिए, क्रिप्टोगैम्स है। और जो बीज उत्पन्न क्या करता है, नहीं करता है। थैलोफाइटा ट्राइडोफाइटा ब्रायोफाइटा किस में आता है, क्रिप्टोगैम्स में आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कौन सी एर्था मछली है, बताइए। कह रहा है कौन सी एर्था मछली है, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉग फिश है। क्या है, डॉग फिश है। आगे क्वेश्चन 55 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है, तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विषाणु होगा। क्या होगा, विषाणु होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 56 पे, कह रहा है प्रोकैरियोटिक, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन है, बताइए। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे, कह रहा है कि मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। कह रहा है कि मानव के सभी कार्य जो है पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यह कार्य सिद्धांत क्या कहलाता है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नियतिवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, नियतिवाद कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे, कह रहा है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। कह रहा है कि तारों का जो रंग होता है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर निर्भर करता है। किस पे करता है, तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे, कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्ध विज्ञान चक्कर लगाता है, किसने कहा था। कह रहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्ध विज्ञान चक्कर लगाता है, किसने कहा था, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल। क्या है, जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 60 पे, कह रहा है कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कौन सा है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सा है, तो 60 का आंसर क्या होगा, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। क्या क्या है, तो क्रिसल है, क्रिसिल है, केयर है, इकरा है। तो कह रहा है कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है, क्रिसिल, इकरा और केयर है, ये सभी है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस, कह रहा है विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, बताइए। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे, कह रहा है कि सामूहिक कृषि, कह रहा है कि सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, 62 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्व सोवियत संघ। क्या होगा, पूर्व सोवियत संघ। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी हुआ, यूरेनस है। क्या है, यूरेनस है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे, कह रहा है कि अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। कह रहा है कि अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है, तो 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी जो होती है 152 मिलियन किलोमीटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे, कह रहा है कि ज्वालामुखी की छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं। कह रहा है ज्वालामुखी की छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी की छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे, कह रहा है कि पर्वत प्रदीय और अर्थात गिरिपद पठार पिरामोंड किस देश में स्थित है। कह रहा है पर्वत पदीय अर्थात गिरिपद पठार पिरामोंड किस देश में स्थित है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में। आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे, कह रहा है कि समग्र वायुमंडल में घुली जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है। कह रहा है कि समग्र वायुमंडल में घुली जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है, कितना % है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, 5% है। कितना है, 5%। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे, कह रहा है कि मानसूनी हवाएं निम्न में से किससे प्रभावित होती है। कह रहा है कि मानसूनी जो हवाएं हैं इनमें से किससे प्रभावित होती है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होगा। क्या होगा, अल नीनो, ITCZ और ला लीना होगा। तो कह रहा है कि मानसूनी हवाएं निम्न में से किससे प्रभावित करती होती है, तो अल नीनो से, ला लीना से, ITCZ से। क्वेश्चन नंबर 69 पे, कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है, इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है, जहां इस जगह पे प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं,
69 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केप हॉर्न है। क्या कहते हैं इसको? केप हॉर्न है। क्या है? केप हॉर्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि मियावाकी पत्ती किसके लिए विख्यात है? बताइए। कह रहा है कि मियावाकी जो पत्ती है किसके लिए विख्यात है? तो 70 का उत्तर क्या होगा? 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 70 का ऑप्शन नंबर सी होगा। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन है। क्या है? शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन है। आइए क्वेश्चन 71 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीपीय का हिस्सा नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अरब प्रायद्वीपीय का हिस्सा नहीं है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा जो है ना, ये केवल 4 होगा। क्या? केवल 4 होगा। कह रहा है कूट में सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा था। तो केवल 4 जो है ना, ये सीरिया नहीं है, लेकिन ओमान है, कुवैत है, इराक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? इसमें जो है ना सीरिया नहीं है, लेकिन इराक, ओमान और कुवैत है। आइए क्वेश्चन बनाइए। 72 पे कह रहा है कि जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कह रहा है कि जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंधित किससे है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। क्या होगा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। आइए क्वेश्चन 73 पे कह रहा है कि भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, GSAT-11 है। क्या है? GSAT-11 है। आइए क्वेश्चन 74 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विजयवाड़ा नहीं है, लेकिन नरोरा है, तारापुर है, रावत भाटा है। ये सभी क्या है? तो आणविक विद्युत ऊर्जा है, संयंत्र है। आइए क्वेश्चन 75 पे कह रहा है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? कह रहा है कि बांग्लादेश मुक्ति सेना के युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सैन मानेकशॉ। क्या होगा? सैन मानेकशॉ। आइए क्वेश्चन 76 पे कह रहा है डैश भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि कौन सा जो है ना भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, INS गोदावरी है। INS क्या है? गोदावरी है। तो INS गोदावरी जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है। आइए क्वेश्चन 77 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्स टैबलेट। क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट। आइए क्वेश्चन 78 पे कह रहा है कि फाइलों का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? बताइए। कह रहा है कि फाइलों का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, FTP। क्या होगा? FTP। आइए क्वेश्चन 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्रनाथ बोस थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस थे, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 80 पे कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मंजू है। क्या है? मंजू है। आइए क्वेश्चन 81 पे कह रहा है कि भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? कह रहा है कि भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी है। क्या है? नंदा देवी है। आइए क्वेश्चन 82 पे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक है? बताइए। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से कहाँ स्थित है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोनी है। क्या है? लोनी है, याद रखिए। तो भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक है, याद रखिएगा। तो 82 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन 83 पे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सबको पता है, गंगा है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। आप बिहार में बोलेगा कितना है? तो 445 किलोमीटर। कितना है बिहार में? आज ही सुबह पढ़ रहे थे, 445 किलोमीटर। बिहार पे इसका सेट में था। फिर आए क्वेश्चन बताइए 84 पे। क्वेश्चन 84 कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताएं, कौन होगा? कह रहा है कि प्रथम 84 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए, क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 84 का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लू सयाबो। क्या है? लू सयाबाओ। आइए क्वेश्चन 85 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंजल फॉल्स। क्या है? एंजल फॉल्स। आइए क्वेश्चन 86 कह रहा है कि रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बताइए। रूमी दरवाज़ा जो है कहाँ अवस्थित है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। आइए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं, क्या होगा?
भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, काला कौआ है। भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना वो क्या है? तो काला कौआ है। क्वेश्चन 88 पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क का तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन में। क्या होगा? भारोत्तोलन में। आगे क्वेश्चन 89 पे ये कह रहा है बिहार में दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास व कैमूर जिले में विस्तृत है। क्या? बताइए। कह रहा है बिहार में दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास व कैमूर जिले में विस्तृत है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन चट्टान है। क्या है? विंध्यन चट्टान है। आगे क्वेश्चन 90 पे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पे किससे राजा बनाया था? कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पे किससे राजा बनाया था? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राय। क्या होगा? गोपाल राय। आगे क्वेश्चन 91 पे कह रहा है कि पंजीब प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? कह रहा है कि पंजीब प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? हरि सिंह देव। क्या है? हरि सिंह देव। आगे क्वेश्चन 92 पे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। क्या है लक्षण? बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी है। क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या क्या है? तो श्रम की न्यून कार्य क्षमता और प्रति व्यक्ति कम आय है और पूंजी निर्माण की न्यून दर है। ये तीनों है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 93 पे। क्वेश्चन 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सम्मिलित नहीं है? ये कह रहा है कि इसमें जो है कौन सम्मिलित नहीं है? तो 93 का जो सही उत्तर होगा, देखिए, थांगटा बोलेगा तो जो है ना कहाँ है? मणिपुर का, बिल्कुल सही है। और मुष्टि युद्ध बोलेगा तो कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही है। और कलारी पट्टू बोलेगा तो केरल का है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिलालंबल बोलेगा ना, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का, याद रखिए। कहाँ का है? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। ये तमिलनाडु का जो है एक खेल है। क्या है? एक खेल है। तो थांगटा बोलेगा तो मणिपुर सही है। मुष्टि युद्ध बोलेगा उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही है। कलारी पट्टू बोलेगा केरल, बिल्कुल सही है। सिलाम्बल बोलेगा तो मध्य प्रदेश नहीं, तमिलनाडु का हुआ। एक जो है ना एक प्रकार का खेल है। आइए क्वेश्चन 94 पे कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य की लोक नृत्य प्रस्तुत है? बताइए। कह रहा है यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? बताइए क्या होगा? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का है? लोक नृत्य कर्नाटक का है। आइए क्वेश्चन 95 पे कह रहा है आशीष संकीर्तन डैश के संगीत के प्रतिपादक हैं। बताइए कौन? आशीष संकीर्तन किसके संगीत के प्रतिपादक हैं? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद के है। क्या है? ध्रुपद के। तो आशीष संकीर्तन जो है ध्रुपद संगीत के प्रतिपादक हैं। आइए क्वेश्चन 96 पे कह रहा है कि मानव गरीबी सूचकांक HPI बोल रहा है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स किस वर्ष विकसित किया गया था? बताइए। कह रहा है मानव गरीबी सूचकांक जो है ना किस वर्ष विकसित किया गया था? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1997 में। क्या? 1997 में। आइए क्वेश्चन 97 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। आइए क्वेश्चन 98 पे कह रहा है शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या थी? बताइए। कह रहा है शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या थी? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। क्या है? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा है। आइए क्वेश्चन 99 पे कह रहा है कि मिड डे मील योजना पर कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। मिड डे मील जो योजना है कब प्रारंभ किया गया था? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। क्या होगा? 1995 में प्रारंभ किया गया था। आइए क्वेश्चन 100 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश का मुद्रा रुपया नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक देश का मुद्रा रुपया नहीं है? तो 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान का जो नहीं है। भूटान का नहीं है, लेकिन नेपाल का मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है और श्रीलंका का मुद्रा क्या है? रुपया। भूटान का मुद्रा क्या है? बताइए। तो याद रखें ना, भूटान का मुद्रा जो है ना क्या है? न्यू गोल्ड ट्रम है। क्या है? न्यू गोल्ड ट्रम है। क्या है? न्यू गोल्ड ट्रम है। याद रखिए, न्यू गोल्ड ट्रम है। याद रखिए, न्यू गोल्ड ट्रम है। तो ये सेट नंबर था 16, सेट नंबर 16 कमिट हो गया है। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक डला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका PDF हम डाल देंगे। बाकी इसके पहले का जो 15 प्रैक्टिस सेट है ना, सारा का PDF हम डाल चुके हैं, 2 करेंट का और टोटल 15 PDF टेस्ट का, टोटल 1500 क्वेश्चन हुआ। बाकी अंत समय में जो है ना सारा रिवीजन कर लीजिए। क्लास तो 15 करवा ही दी है, बाकी ये सेट नंबर 16 था, इसका भी PDF हम डाल देंगे, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगले क्लास सेट नंबर 17 अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।